आज का दौर कन्वीनियंस का दौर है, जहां हमें हर काम के लिए कन्वीनियंस लेना पसंद आता है। इसलिए तो हमें माइक्रोवेव, सेलफोन, टैबलेट, लैपटॉप, वाईफाई राउटर्स और पावर लाइंस ये सब जरूरी लगा करते हैं। ये सब हमारी डेली लाइफ की इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स और फैसिलिटीज हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल भी हैं। लेकिन ये सब रेडिएशन के सोर्स भी तो हैं। ये डिवाइसेस और गैजेट्स डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करते हैं और लंबे टाइम तक इन रेडिएशन से क्रिएट हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स यानी कि ईएमएफ में रहना हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स उन हर जगहों पर प्रोड्यूस होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। फिर चाहे हमारा घर हो या वर्क प्लेस, रेडिएशन हर जगह है। इतना ही नहीं, रेडिएशन खाने में, पानी में, हवा में, ग्राउंड में और स्पेस में भी मौजूद है। और सन भी तो रेडिएशन का ही सोर्स है। सोलर रेडिएशन को ही तो सनलाइट कहते हैं। असल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी जैसी यूजफुल फॉर्म्स में भी बदला जाता है। तो इसमें मौजूद अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन को डैमेज कर सकती है, आईज को नुकसान पहुंचा सकती है और स्किन कैंसर जैसे हार्मफुल इम्पैक्ट्स डाल सकती है। इसका मतलब रेडिएशन हेल्पफुल भी होती है और हार्मफुल भी हो सकती है। लेकिन ये रेडिएशन होती क्या है और ये किस तरीके से हम पर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, ये जानना जरूरी है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडिएशन के बारे में। तो आप तैयार हैं? चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रेडिएशन क्या होती है। रेडिएशन एनर्जी होती है जो वेव्स या पार्टिकल्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ये दो तरह की होती है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन और आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लोअर एनर्जी रेडिएशन होती है। इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच कर सके, लेकिन इस एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट पर माइक्रोवेव ओवंस काम करते हैं। इसी तरह रेडियो वेव्स और विजिबल लाइट भी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन ही होती है। विजिबल लाइट को ह्यूमन आई परसीव कर सकती है और रेडियो वेव्स ह्यूमन आईज और अदर सेंसेस के लिए इनविजिबल होती हैं, लेकिन इन वेव्स को ट्रेडिशनल रेडियो डिकोड कर सकते हैं। यूं तो इस तरह की रेडिएशन हेल्थ के लिए रिस्क क्रिएट नहीं करती है, लेकिन ऐसे वर्कर्स जो रेगुलरली नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के किसी सोर्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो उन्हें इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होने वाली हीट से खुद को बचाने की जरूरत हो सकती है। रेडिएशन का दूसरा टाइप होता है आयनाइजिंग रेडिएशन। इस तरह की रेडिएशन में इतनी एनर्जी होती है कि ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को डिटैच कर सकती है। ऐसा होने से एटॉमिक लेवल में चेंजेस हो सकते हैं, जो न केवल मैटर में बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पॉसिबल है। इस रेडिएशन की हाई डोजेस ह्यूमन बॉडी में सेल्स और ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती हैं और डेथ का रीजन भी बन सकती है। लेकिन अगर डोजेस और यूजेस सही हो और प्रोटेक्टिव मेजर्स का भी ध्यान रखा जाए, तो इस तरह की रेडिएशन बेनिफिशियल भी होती है, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन में, इंडस्ट्री में, रिसर्च और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में। अल्फा, बीटा, गामा रेज और एक्स रेज इसी तरह की रेडिएशन होती है। रेडिएशन की ये दोनों टाइप्स जान लेने के बाद अब बारी आती है रेडिएशन के हेल्पफुल एस्पेक्ट को देखने की। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स में रेडिएशन हमारे लिए बेनिफिशियल रहा करती है। तो रेडिएशन के बेनिफिट्स की बात करें तो मेडिसिन, एकेडमिक्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, लॉ एनफोर्समेंट, जियोलॉजी जैसे फील्ड्स में लिए जाते हैं। रेडिएशन के बारे में साइंटिस्ट 1890 से जानने लगे हैं और तब से आज तक में उन्होंने इस नेचुरल फोर्स के यूज की वाइड वैरायटी डेवलप कर दी है। तभी तो हेल्थ सेक्टर में रेडिएशन की बदौलत ही कैंसर का इलाज पॉसिबल हो पाया है। रेडिएशन थेरेपी के बारे में भी आपने सुना होगा। ये कैंसर ट्रीटमेंट होता है जिसमें हाई एनर्जी एक्सरे और अदर पार्टिकल्स का यूज होता है कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी रेडिएशन का यूज होता है। वेस्ट वाटर को ट्रीट करना हो या क्लाइमेट चेंज के लिए रेजिस्टेंट न्यू प्लांट वेराइटीज क्रिएट करनी हो, रेडिएशन से ये भी पॉसिबल है। इन रेडिएशन में फूड्स, मेडिकल इक्विपमेंट और अदर सब्सटेंसेस को जर्म फ्री बनाने के लिए एक्सरेज जैसी रेडिएशन यूज की जाती है। टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने में भी तो रेडिएशन यूज होती है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में फूड प्रोडक्शन और पैकेजिंग को इम्प्रूव करने में भी इसका यूज किया जाता है। रेडिएशन का ग्रेटेस्ट यूज तो न्यूक्लियर फिजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में होता है।
अब इतने सारे बेनिफिट्स जानने के बाद ये तो मानना ही पड़ेगा कि रेडिएशन का जहाँ सही तरह से यूज किया गया है, वहाँ रेडिएशन बहुत हेल्पफुल रही है और हमारी प्रोग्रेस में रेडिएशन का कंट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा है। लेकिन ये रेडिएशन ही हार्मफुल भी बहुत होती है और इसके हेल्थ रिस्क इतने ज्यादा होते हैं कि बॉडी में डीएनए तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे में रेडिएशन के हार्मफुल इम्पैक्ट को जानने का टाइम भी आ गया है। इसलिए अब जानते हैं कि ये रेडिएशन ह्यूमन बॉडी पर किस तरीके से असर डालती है। रेडिएशन का सोर्स नेचुरल हो या मैनमेड, उसके कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो बॉडी में नजर आते हैं। बॉडी में कुछ सेल्स तेजी से डिवाइड करने की टेंडेंसी रखते हैं। ऐसी सेल्स रेडिएशन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे ब्लड सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसलिए अगर रेडिएशन 100 रैम्स हो तो इसके कांटेक्ट में आने वाले पर्सन के ब्लड में मौजूद लिम्फोसाइट सेल्स की संख्या कम हो सकती है, जिससे कई तरह की इम्यून प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसे माइल्ड रेडिएशन सिकनेस भी कहा जाता है। आपको बता दें कि REM की फुल फॉर्म रंटगेन इक्विवेलेंट मैन होती है और ये ह्यूमंस के द्वारा ली जाने वाली रेडिएशन डोजेज की यूनिट होती है। जब रेडिएशन एक्सपोजर 200 रैम्स तक हो तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की सेल्स अफेक्ट हो सकती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन रिप्रोडक्टिव सेल्स में जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर देती है, जिससे म्यूटेशंस होने लगते हैं। ये म्यूटेशंस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट भी होते हैं। एम्ब्रियोज यानी भ्रूण में भी तेजी से डिवाइड करने वाली बहुत सारी सेल्स होती हैं, इसलिए एम्ब्रियो भी रेडिएशन के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को रेडिएशन एक्सपोजर से बचाव करना चाहिए, ऐसा सजेस्ट किया जाता है। फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर सेल्स भी रेडिएशन के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं, इसलिए इन कैंसर सेल्स को किल करने के लिए कैंसर थेरेपी में रेडिएशन का यूज किया जाता है। बॉडी सेल्स को अफेक्ट करने वाली रेडिएशन हार्ट और ब्रेन जैसे वाइटल ऑर्गन्स तक को अफेक्ट कर सकती है। अगर रेडिएशन का इंटेंस एक्सपोजर हो यानी 1000 से 5000 रैम्स तक, तो ये हार्ट की फंक्शनिंग को अफेक्ट कर सकता है। रेडिएशन से नर्व सेल्स खत्म हो सकती हैं और हार्ट की ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो सकती हैं, जिससे इमीडिएट डेथ भी हो सकती है। और अगर रेडिएशन एक्सपोजर 5000 रैम्स से ज्यादा हो तो ब्रेन सेल्स अफेक्ट हो सकती हैं। 100 रैम्स रेडिएशन के कांटेक्ट में रहने पर हेयर फॉल होना पॉसिबल है, तो 200 रैम्स या उससे ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर में इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट लाइनिंग डैमेज हो सकती है, जिससे नौशिया, ब्लड की वॉमिटिंग और डायरिया की कंडीशंस बन सकती हैं। और इस तरीके से अब आप जान गए हो कि रेडिएशन हमारे लिए बहुत जरूरी भी है तो बहुत हार्मफुल भी है। इसकी डोजेज और यूज करने के तरीके से डिसाइड होता है कि रेडिएशन का कैसा असर होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो लोग लगातार रेडिएशन के कांटेक्ट में आते रहते हैं, उनके लिए रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखा जाए तो रेडिएशन एक्सपोजर को कम किया जा सकता है। इसके लिए 3 सिंपल गाइडलाइंस का पता होना जरूरी है और ये है टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। आइए अब इन्हें समझते हैं। टाइम का मतलब रेडिएशन के कांटेक्ट में रहने का टाइम। जितना ज्यादा टाइम रेडिएशन एक्सपोजर होगा, उतनी ही हाई इसकी डोज होगी। इसलिए रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के कांटेक्ट में रहने का टाइम अमाउंट कम करने की जरूरत होगी। अब जानते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो रेडियो एक्टिव सोर्स के जितना क्लोज रहा जाएगा, उतना ही ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होगा। अगर रेडियो एक्टिव सोर्स और आपके बीच का डिस्टेंस डबल होगा तो एक्सपोजर का रिस्क 1/4 कम हो जाएगा। लेकिन रेडियो एक्टिव सोर्स और आपके बीच का डिस्टेंस अगर आधा हो तो एक्सपोजर का रिस्क 4 गुना तक बढ़ जाएगा। रेडिएशन एनर्जी के टाइप पर भी एक्सपोजर डिपेंड करता है, क्योंकि गामा रेस तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, वहीं बीटा पार्टिकल्स केवल 10 फीट का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल्स केवल कुछ इंच तक मूव करते हैं, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल्स इनहेल या इंजेस्ट भी हो सकते हैं, जिससे लिविंग टिश्यू के डैमेज होने का रिस्क बन सकता है। और अब थर्ड पॉइंट आता है शील्डिंग, जिसके जरिए रेडिएशन एक्सपोजर को कम किया जा सकता है। लेकिन हर तरह की रेडियो एक्टिव एनर्जी को ब्लॉक करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स को ब्लॉक करने के लिए कुछ इंच का एयर स्पेस, वाटर स्पेस या एक पतली शील्ड रखी जानी चाहिए। और गामा रेस से शील्डिंग के लिए वुल ब्लैंकेट्स या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की जरूरत होगी। इसका मतलब लगातार रेडिएशन के कांटेक्ट में आने वाले लोगों को, खासकर जो लोग इस तरह के एरिया में काम करते हैं, उन्हें इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस तरह के रेडिएशन सोर्स के कांटेक्ट में आते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो अपना मैक्सिमम प्रोटेक्शन कर सके। कई बार रेडिएशन इमरजेंसी की सिचुएशन भी आ जाती है,
जब लार्ज स्केल पर रेडियोलॉजिकल रिलीज होना होता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट में। ऐसे में अपना और अपनी फैमिली का मैक्सिमम प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। घर या किसी बिल्डिंग के अंदर ही रहना चाहिए, विंडोज और डोर्स बंद रखने चाहिए, बोटल्ड वाटर और सील्ड कंटेनर्स का फूड ही खाना चाहिए। अगर रेडिएशन के कांटेक्ट में आए हो तो बॉडी के खुले हिस्सों को गीले कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो नहाकर साफ कपड़े पहन लेने चाहिए। ऐसा करके बहुत हद तक रेडिएशन एक्सपोजर का असर कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट के थ्रू लेटेस्ट ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको हमेशा लेते रहना है। और इसी के साथ आपके पास रेडिएशन से जुड़ी बहुत सारी जरूरी जानकारियां आ गई है, इसलिए इन जानकारियों की हेल्प लेकर आप हमेशा अवेयर रहे और रेडिएशन के सोर्सेज, डिवाइसेस और गैजेट्स पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होने से बचिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको लगता है कि ये जानकारी सबके पास होनी चाहिए बिकॉज ये बहुत जरूरी है, तो प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ आगे किस बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं, अपना सवाल हमें लिख भेजिए और इंतजार कीजिए वीडियो के आने का, बिकॉज पूरी टीम मेहनत करती है। जब आप टॉपिक भेजते हैं, रिसर्च होती है, डिसाइड किया जाता है बहुत सारी चीजें। तो बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखें हमारे साथ। मिलेंगे बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।